तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका पेपर इशू ऑफ रूरल गवर्नमेंट। ये जो है सेमेस्टर 6 में माइनर पेपर में जो भी लोग रखे हैं, ठीक, इसको हम पहले देख लेते हैं। माइनर पेपर है, ठीक। इशू ऑफ रूरल गवर्नमेंट। देखिए, इशू मतलब क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं यार एक इशू हो गया है, मतलब मुद्दा, ठीक। रूरल गवर्नमेंट यानी कि ग्रामीण सरकार, यानी कि ग्रामीण में गांव में जितने भी प्रकार के मुद्दाएं हैं, ठीक, उन सभी मुद्दाओं को इसमें पढ़ना होता है आपको। तो ये सेमेस्टर 6 का पेपर है। और चलिए इसको हम लोग पहले सिलेबस देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप में। और अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए सभी मेजर पेपर का, सेमेस्टर 7 का, 8 का, तो आपको ज्ञान सागर ऐप 60 रुपया का है, 4 साल का एक्सेस मिलेगा आपको। वो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वो ले लेना है, ठीक है। चलिए, नहीं लेंगे तो हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन 60 रुपया है, बहुत छोटा सा अमाउंट रखा मैंने, सिर्फ 60 रुपया, ताकि हर कोई एक्सेस कर पाए। और वो भी 4 साल का है, 1 साल का नहीं, 4 साल का। और सभी पेपर का नोट्स मिलेगा। फिलहाल जो खरीदे हैं उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। देखिए, यूनिट 1, इसमें क्या पढ़ना है आपको? रूरल हाउसिंग के बारे में, यानी कि गांव के जो घर होते हैं उनके बारे में, उनमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक, किस टाइप के घर होते हैं, ठीक। लो कॉस्ट हाउस, कम कीमत के जो घर होते हैं, कच्चा मकान। इकोनॉमिक कंडीशन कैसा होता है, साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण देखना है, उनका स्टेटस कैसा होता है। नेशनल हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स होते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इंदिरा आवास योजना है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट यूनिट 2 आ जाता है पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज, हाँ, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है गांव में। 73rd अमेंडमेंट एक्ट, रोल ऑफ PRI इन रूरल डेवलपमेंट, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। इसके अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड ग्राम पंचायत, यानी कि सतत विकास के लक्ष्य को ग्रामीण पंचायत में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। थर्ड नंबर पे देखते हैं रूरल गवर्नमेंट, रूरल गवर्नमेंट ग्रामीण सरकार, जिसमें आपका परिभाषा, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल, ठीक है, नेशन, स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन रूरल डेवलपमेंट। ओके, तो ये पढ़ना है। और यूनिट 4 में पढ़ना है आपको इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट मैंने भैया, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट मतलब जितने भी गवर्नमेंट के काम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है, जैसे कि कंप्यूटर या इंटरनेट का प्रयोग करता है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये गांव में किस तरह से फैला हो धीरे धीरे, ठीक। CSC सेंटर के बारे में पढ़ना है। इसमें ब्लॉक, पंचायत और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस तरह से जो प्रशासनिक ढांचा होता है वो यहाँ पे आपको पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, ठीक है। तो ये सब देख लिया स्ट्रक्चर वगैरह। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है कि ग्रामीण आवास क्या है, ठीक। चलिए एक एक करके हम लोग करते जाते हैं। सबसे पहले ग्रामीण आवास क्या है, रूरल हाउसिंग क्या है, ठीक। लॉन्ग आंसर टाइप में करेंगे और मैं इस शॉर्ट आंसर को दिखा दे रहा हूँ। ग्रामीण आवास के प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं, अगर आप रूरल गवर्नमेंट हैं। नहीं तो एक एक ऐसा करते ना, क्वेश्चन का आंसर करते जाते हैं, ठीक। तो ग्रामीण आवास क्या है, इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा दिमाग में। ग्रामीण आवास ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के रहने के लिए बनाए गए मकान और आवास की सुविधाओं को ग्रामीण आवास, रूरल हाउसिंग कहा जाता है। यह मानव की मूलभूत आवश्यकता, जिसमें 3 मूलभूत आवश्यकता है मनुष्य का, रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों में से एक है, ठीक। और सबसे बड़ा चीज़ यही है, मकान। रोटी और कपड़ा तो कम पैसे में भी आ जाएगा, लेकिन मकान कम पैसे में नहीं होता है भाई, ठीक है। एक एवरेज आदमी को पूरा जीवन लग जाता है अपना घर बनाने में, सच बता रहा हूँ। 20 साल वो अपने जीवन को पैसा इकट्ठा करता है, तब जाकर वो घर बना पाता है। एक आम आदमी का मैं बात कर रहा हूँ। ग्रामीण आवास केवल रहने की जगह नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन स्तर को भी प्रभावित करता है, ठीक है। करता है ना, कैसा घर में रह रहे हैं, इससे आपका स्वास्थ्य बेटर करता है। जैसे कि हम लोग पहले मिट्टी घर में रहते थे, तो पानी आता था तो पूरा कीचिड़ कीचिड़ एकदम हो जाता था यार, ठीक है। और क्या बोलते हैं वो, लकड़ी के चूल्हा में जलाते थे हम खाना वाना। तो मेरी मम्मी को
और हम लोग को अभी फूकरन समझते हैं, जिससे चूल्हा को फूका जाता है, फूक फूक के आंखों में आंसू आने लगता था। ठीक है, तो कभी बरसात हो रहा है तो बाहर में चूल्हा है तो फिर दिक्कत, फिर कोयला का चूल्हा जलाने लगे। और घर हम लोग का बहुत गंदा था, कीचड़ कीचड़, ठीक है बताए तो। और मिट्टी का घर था तो आदमी को भी लाने में हम लोग को शर्म लगता था कि यार मेहमान लोग आएगा तो क्या बोलेगा, इतना गंदा घर है। तो ये सुरक्षा भी मैटर करता है। ठीक है, गर्मी के दिन में पूरा गर्मी लगता था, क्योंकि सीट का घर। सामाजिक प्रतिष्ठा तो था ही नहीं, अभी बन गया है सामाजिक प्रतिष्ठा धीरे धीरे। जीवन स्तर बहुत डाउन था। ठीक है, तो ये सब क्या है, घर का जो होता है ना, कहा जाता है कि घर मनुष्य का इज्जत होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, भारत की लगभग 65% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए ग्रामीण आवास अत्यधिक महत्व है हमारे देश के लिए। ठीक है, भारत सरकार ने ग्रामीण आवास की स्थिति को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लागू किया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भी है, लेकिन ग्रामीण को विशेष रूप से वरीयता दिया जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत गरीब परिवार को 2 कमरे का पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपया देती है। कितना? 1,20,000। हम लोग को भी मिला था 1,20,000, जिसमें से 20,000 रुपया ना वही लोग खा गया था, रोजगार सेवक और ग्राम पंचायत और मास्टर रोलिंग वगैरह कर करके। ठीक है, 1,00,000 रुपया मिला था, तो 1,00,000 रुपया में क्या घर होगा, फिर बाद में मिला जुला के घर बनाए। अभी तो अबुआ आवास भी मिलता है, अबुआ आवास स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मिलता है। एक आता है अम्बेडकर आवास योजना। ठीक है, वो ST SC के लिए होता है, नहीं जानते तो जान लीजिए। अम्बेडकर आवास योजना ST SC के लिए है। और इंदिरा आवास योजना जो है शुरू में चलाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। अभी हम लोग और पढ़ेंगे ग्रामीण आवास की प्रमुख समस्या क्या क्या है। तो ग्रामीण आवास की प्रमुख समस्याओं में गरीबी सबसे बड़ी समस्या है। ठीक, कच्चा मकान की अधिकता, ज़्यादातर घरों में कच्चा मकान मिलेगा। भूमि की कमी होती है, ठीक, खेत नहीं होता है। वित्तीय संसाधन का अभाव होता है। ठीक, पानी जो है कमी रहती है, और शौचालय की कमी होती है। क्यों? देखिए शौचालय तो मैं भी ये एग्री करता हूँ कि शौचालय की कमी होती है, क्योंकि हम लोग भी खेत जाते थे आज से 2 साल पहले, मतलब 2 साल नहीं यार, 1 साल पहले 1 साल पहले मैं बाथरूम बनाया हूँ। हालांकि बाथरूम था प्रधानमंत्री वाला 12,000, लेकिन वो कौन जाता है। तो खेत में सबको जाता है, और बरसात के दिन में ना इतना दिक्कत होता है, समझ सकते हैं। तो जा रहे हैं तो रास्ते में सांप बैठ आ गया, तो उससे भी बात कर ली, क्या भाई कैसे चल रहा है ज़िंदगी। ठीक है, तो सांप तो मेंढक तो कभी फिसल के गिर जाइएगा खेत में। ठीक है, बरसात के दिन में और दिक्कत। ठीक, क्या है कि सब खेत जोता हुआ है, सब खेत में धान फसल लगा हुआ है, खोज बोलो कि कहाँ पे जाके समझ रहे हैं ना। देखिए मैं रियल सिचुएशन को आपको फेस करा रहा हूँ, फील करा रहा हूँ, क्योंकि मैं लगभग अपने जीवन का 23 साल, ठीक है, 23 साल खुले में शौच किया है। अभी मेरी उम्र कितना, 23 24 साल मानिए ना, 24 साल, 25 साल मेरी उम्र हो रही है आसपास। ठीक, 25 साल नहीं हुआ है, हो जाएगा इसी महीने, हो जाएगा 28 तारीख को मेरा बर्थडे है। तो मैंने 24 साल खुले में शौच किया है, तो आपको मैं फील करवा सकता हूँ। ठंडा के दिन में अलग मुश्किल, गर्मी के दिन में अलग मुश्किल, ऊपर से अगर आपको कभी अचानक से रात को लग गया ना, रात में, तो फिर क्या करना होगा, चलो बेटा बारी। ठीक है तो बारी जाना होगा। बारी मतलब घर के सामने जो खुला एरिया होता है उसको बारी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर आप ऐसे में आपका हेल्थ सही नहीं रहेगा, क्योंकि खाने के सामने ही फिर आ जाएगा, मक्खी वगैरह बैठ जाएगा। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अपने परिवार मिट्टी, फूस, ठीक है, बांस से बने कच्चे मकान में रहते हैं। प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, चक्रवात, भूकंप ऐसे मकान को अधिक नुकसान पहुंचाते थे। ठीक, मेरा ही घर जब पानी आता था ना तो टूट जाता था। खपरा का ये पुआल जो होता है, पुआल का मकान छाड़ते थे, और जब बारिश होता था बहुत तेज तो टपकने लगता था पानी, और फिर कभी कभी टूट भी जाता था। ठीक है, तो ये एक टर्म है SECC, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार लाखों ग्रामीण परिवारों के पास सुरक्षित आवास नहीं था। इसी समस्या के समाधान हेतु सरकार ने विभिन्न आवास योजनाएं लागू की। इन समस्याओं के कारण ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये सब आपको लिखना है, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। और बरसात के दिन में और एक समस्या है, जैसे बकरी उकरी रख रहे हैं, ठीक है, छगरी जिसको बोलते हैं, तो छगरी अगर रख रहे हैं या गाय गरु है तो और दिक्कत है। पानी में फिर उन लोग को कहाँ पे रखेंगे, तब स्कूल का जो घर होता है, स्कूल, वहाँ पे जाके खोद देते हैं यार। मतलब
सिचुएशन फेस किए होंगे आप तो मेरा मतलब फील कर सकते हैं। ठीक है, मैं सारा सिचुएशन ये सब फेस किया हूँ दोस्त। ठीक है, मतलब इतना गरीबी की लगता था कि यार क्या जन्म लिए हैं। बट आज नहीं है वो कंडीशन, समय बदलता है, वक्त बदलता है, मेहनत रंग लाती है। ठीक है, चलिए, कम लागत वाले आवास, लो कॉस्ट जो हाउस होते हैं इनके बारे में बताना है कि क्या होते हैं लो कॉस्ट हाउस। तो कम लागत वाले आवास वे मकान थे जिन्हें खर्च कम खर्च में स्थानीय संसाधन जैसे कि सरल तकनीक और सस्ती निर्माण सामग्री का उपयोग करके बनाया जाता है। इसमें हम लोग सीट का घर को रखेंगे। ठीक है, इन आवासों का मुख्य उद्देश्य निम्न आय वर्ग गरीब परिवार को सुरक्षित और टिकाऊ मकान उपलब्ध कराना है। कम लागत वाले आवास में ईंट, मिट्टी, फ्लाई ऐश, ठीक है, ब्रिक्स, बांस तथा स्थानीय निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसमें सीट का घर मतलब मिट्टी का जुड़ाई करके सीट का घर बना दिए। ठीक है, कम आय वाले लोग यही करते हैं। देखिए मेरे पिताजी जो है ना मतलब पेंट पेंट का काम करते हैं, पुट्टी का काम करते हैं, तेल बेचते हैं। ठीक है, तो कम आय वाला है आदमी साइकिल से कितना कमाएगा। ठीक है, तो इसलिए कमाए वाले व्यक्ति इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, राज्य सरकारें ग्रामीण गरीबों को कम लागत वाले आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है और यह योजना सामाजिक न्याय तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के लोगों को खास तौर पे जो पिछड़े राज्य हैं जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब में बहुत जोड़ रही है। ठीक है, ये कच्चा मकान तोड़कर उनको प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसे आवास योजना, ठीक है, इंदिरा आवास योजना, इन सब की ज़रूरत है। राष्ट्रीय आवास, ठीक है, और आवासीय नीति क्या है, जो नेशनल हाउसिंग एंड हाउसिंग पॉलिसी है, ये बताइए। तो राष्ट्रीय आवास एवं आवासीय नीति भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण नीति है जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को सुरक्षित और सुलभ किफायती आवास उपलब्ध कराना है। इस नीति में विशेष रूप से गरीब, महिलाओं, अनुचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति, एसटी और एससी अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, इस नीति का लक्ष्य आवास निर्माण को बढ़ावा देना है और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधा को विस्तार से क्या करना है, लोगों को पहुंचाना है ताकि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। सरकार का हाउसिंग फॉर ऑल, सभी के लिए आवास कार्यक्रम इस नीति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये एक योजना चलाई गई थी, सभी के लिए आवास, हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, अब आता है इंदिरा आवास योजना। हर कोई इसका नाम सुना है, इंदिरा आवास उसका आ गया। ठीक है, यह इंदिरा आवास क्या है? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, क्या नाम था उनके हस्बैंड का, वाइफ ऑफ क्या जो था, ठीक है, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, उनके हस्बैंड का नाम मतलब उतना पॉपुलर पर्सन नहीं थे इसलिए। और ये इनके माँ थे राजीव गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी के जो बेटे थे, एक मिनट, वाइफ ऑफ, हाँ, राजीव गांधी की माँ थी जो, और नेहरू जी की पत्नी बेटी थी, सॉरी, नेहरू जी की बेटी थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा आवास योजना वर्ष 1985 में ग्रामीण गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया। कब? 1985 में। ठीक है, इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे, बीपीएल जिसको बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल नंबर मिलता है सबको, आपको भी मिला होगा, मेरा भी बीपीएल नंबर है, जीवन यापन करने वाले परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, कि पक्का मकान बनाओ, इसके लिए आपको बीपीएल नंबर दिया जाता है और बीपीएल कार्ड आपका आता है। ठीक, कार्ड नहीं बनता है, बीपीएल नंबर ही रहता है केवल। तो वर्ष 2016 में इस योजना का पुनर्गठन करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में इसको बदल दिया गया। यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है, ये इंदिरा आवास योजना का ही सेकेंड फॉर्म है, उसी को अपडेट कर दिया है। ठीक है, सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के सभी पात्र परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत करोड़ों ग्रामीण परिवार लाभान्वित हुए हैं। ठीक है, करोड़ नहीं, अरबों में बनेंगे यार। ठीक है, बहुत से लोगों को मिला है, 1 अरब 21 करोड़, नहीं नहीं, करोड़ों में ही होगा, 1 अरब लोगों को तो नहीं मिला है।
यह योजना ग्रामीण जीवन स्तर सुधारने तथा बेघर परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। ठीक है। अब आ जाता है पंचायती राज संस्था क्या है। PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, PRI का फुल फॉर्म होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये पंचायती राज संस्था क्या है, तो पंचायती राज संस्था स्थानीय स्वशासन, स्वशासन मतलब स्वयं का शासन, यानी कि गांव का अपना शासन। तो पंचायती राज संस्था स्थानीय स्वशासन की ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन और विकास कार्य संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य लोकतंत्र को गांव स्तर तक, ठीक है, जो डेमोक्रेसी है उसको रूरल एरिया तक, गांव स्तर तक पहुंचाना है तथा लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है कि लोग भी पार्टिसिपेट करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम वोट देके। ठीक है, और इलेक्शन में खड़ा होके। भारत में लगभग 2,60,000 से अधिक ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं। पूरे भारत में कितना, लगभग 2,60,000 ग्राम पंचायत है। मतलब जैसे भी आपका भी पंचायत होगा, मेरा भी पंचायत है गांव का, तो उस तरह से 2,60,000 पंचायत है। पंचायत भवन जो बना है ना, पूरे भारत में 2,60,000 ग्राम पंचायत है। ठीक है, जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुछ भी गांव का डेवलपमेंट हो वो ग्राम पंचायत से शुरू होता है, और ग्राम पंचायत में जो हेड होता है उसको बोलते हैं पंचायत सचिव, सचिव जी। देखें पंचायत वेब सीरीज काफ़ी फेमस है, देख लीजिएगा, मजा आएगा। पंचायती राज संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क निर्माण तथा ग्रामीण विकास से जुड़े हुए अनेक कार्य करती हैं। पंचायती राज त्रिस्तरीय संरचना है, मतलब ये 3 स्तरों में फैला हुआ है। ठीक है, ये त्रिस्तरीय संरचना क्या है पंचायती राज का, तो देखिए पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना में आ जाता है 3 लेवल है, गांव, ब्लॉक और जिला लेवल। ठीक है, ग्राम लेवल पे बनता है ग्राम पंचायत, सबसे छोटा है विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, और इसके हेड होते हैं पंचायत, कौन, इसके हेड होते हैं वार्ड मुखिया जो बोलते हैं ना वो। ठीक है, फिर आता है ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति। ठीक है, कई सारे ग्राम पंचायत मिलके पंचायत समिति बनाते हैं, इसके हेड होते हैं कौन, तो पंचायत समिति इसके हेड होते हैं। नेक्स्ट एक आ जाता है यहाँ पे जिला परिषद। जिला परिषद पे क्या बनता है, तो जिला परिषद जो होता है प्रत्येक, देखिएगा कि एगो जिला परिषद होता है। ठीक है, इलेक्शन में जिला परिषद का इलेक्शन होता है, ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है, सॉरी पंचायत समिति का इलेक्शन होता है, ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये 3 को बांटा गया, 3 स्तर बांट दिया गया है, गांव लेवल, प्रखंड लेवल और जिला लेवल पे। ठीक है, इलेक्शन करवा के डेमोक्रेसी को गांव लेवल तक पहुंचाना, यानी कि लोकतंत्र को गांव लेवल तक पहुंचाना। ठीक है, तभी हम लोग फिर जिला लेवल वाला अपने ऊपर जाएगा। ठीक है, विधायक, ठीक है, MLA, और MLA वाला फिर जाएगा MP लेवल तक, फिर वो बात दिल्ली तक जाएगी। तो ये क्या है, एक व्यवस्था है। यह व्यवस्था 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर आधारित है। त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तरों में फैला हुआ प्रणाली, उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रभावी संचालन तथा स्थानीय स्वशासन को मजबूत करता है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन क्या है, अच्छा इलेक्शन आएगा अब 2029 में, अगर आप में से किसी को खड़ा होना है तो हो सकते हैं, 21 साल के अगर आप हो जाते हैं, ठीक है, तो खड़ा हो सकते हैं इलेक्शन में। ठीक है, मुखिया के पद पे, और जिला परिषद का भी 21 साल ही है शायद, हाँ 21 साल है, 21 साल में आप खड़ा हो सकते हैं। 73वां संविधान संशोधन क्या है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है। इस संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। ये जो पंचायती राज की संस्थाएं हैं तीनों स्तर पे, इनको संविधान के द्वारा मान्यता दिया गया कि इसके प्रमुख प्रावधान है पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था, ग्राम सभा की मान्यता दी गई, महिलाओं के लिए कम से कम 33% आरक्षण, जितना भी सीट है आपके एरिया में इलेक्शन का उनमें 33% महिलाएं रहेंगी, लेकिन महिलाएं खड़ा होती है, बाद में उसका पुरुष हथियार रहता है ना उसका पुरुष काम करने लगता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, जितने भी सीटें उसका कुछ परसेंट ST SC के लिए सीटें रिजर्व रहती हैं इलेक्शन में भी। प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव किया जाएगा, ये भी संवैधानिक रूप से प्रावधान किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायती राज संस्था को मान्यता दी गई। आज कई राज्यों में महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया जाता है। झारखंड में भी महिलाओं को 50% इलेक्शन में आरक्षण दिया जाता है कि 50% सीटें जो है, मान लीजिए 100 सीट है, ठीक है, तो उसमें 50% महिलाओं को ही लेगा।
ठीक है। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्था की क्या भूमिका है? तो देखिए, गांव के विकास में पंचायती राज संस्था क्या भूमिका निभाती है? ये जो पंचायती राज संस्था है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये क्या भूमिका निभा रहा है गांव के डेवलपमेंट में? तो देखिए, पंचायती राज संस्था ग्रामीण विकास की आधारभूत इकाई है। आधारभूत मतलब सबसे छोटी इकाई है और बैकबोन है। ये स्थानीय आवश्यकता को, ठीक है, पूरा करती है, उनको समझ के, और लागू भी करती है। इनकी प्रमुख भूमिकाएं क्या क्या हैं? तो देखिए, ये सड़क का निर्माण करती हैं, ये पेयजल मुहैया कराती हैं, ये स्वच्छता कार्यक्रम लागू करती हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य भी प्रदान करती है, मनरेगा का संचालन करती हैं, ग्रामीण आवास योजना का क्रियान्वयन करती हैं। ठीक है। भारत सरकार की अनेक योजनाएं ग्राम पंचायत के माध्यम से लागू की जाती हैं। ठीक है। आप और भी कुछ कुछ जोड़ के लिख सकते हैं, कुछ कुछ, जैसे कि बहुत सारी राज्य सरकार की योजनाओं को चलाया जाता है, बहुत सारे कैंपिंग लगाया जाता है, कैंप लगाया जाता है। ठीक है। स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। ठीक है। तो बहुत बार अलग अलग रोजगार मेला लगाया जाता है। ठीक है। अलग अलग कृषि मेला लगाया जाता है। तो ये सब कैंप भी लगाया जाता है। इस प्रकार पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना, ठीक है, ग्राम पंचायत विकास योजना, ये जो फुल फॉर्म है GPDP, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ठीक है। ये क्या है, चलिए जानते हैं ग्राम पंचायत विकास योजना क्या है। देखिए, ग्राम पंचायत विकास योजना ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की जाने वाली वार्षिक विकास योजना है, कि हर एक साल हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है। कि किसी गांव का विकास कितना % डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। और नेक्स्ट आने वाले ईयर में क्या क्या हमको करना है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर विकास कार्यों की पहचान करना, ठीक है, और उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी रूप से सुनिश्चित करना। ग्राम पंचायत विकास संसाधन में जो है, इसकी तैयारी में ग्राम सभा की भागीदारी होती है। इसमें सड़क, गांव पे कहाँ पे सड़क बनाना है, ठीक है, कहाँ पे चापा नल लगाना है, चापाकल या चापा नल जो भी बोलते हैं आप, स्वच्छता कार्यक्रम, ठीक है, कहाँ पे सड़क को गंदगी फैल गया तो उसको साफ करना है, पानी कहीं पे अगर जमा हो गया तो उसको साफ करना है, शिक्षा व्यवस्था अगर कहीं पे स्कूल की ज़रूरत है तो वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा के आपको जिला लेवल तक पहुंचाना है, स्वास्थ्य, ठीक है, और आजीविका से संबंधित योजनाओं को शामिल करना है। लेकिन ये लोग करता नहीं है यार ना। भारत सरकार ने सबकी योजना सबका आवास, सॉरी, सबकी योजना सबका विकास, सबकी योजना सबका विकास अभियान के माध्यम से ग्रामीण विकास को मजबूत बनाने का प्रयास किया है, और यह भारतीय लोकतंत्र और सहभागिता विकास का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आ जाता है सतत विकास लक्ष्य क्या है। देखिए, मेरा एक रूल है कि मैं जब भी क्लास करवाता हूँ 20 से 25 मिनट में मैं एक ब्रेक लेता हूँ 5 मिनट का। तो आप लोग भी वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद 10 क्वेश्चन हो ही गया है। अब हम लोग नेक्स्ट 5 मिनट ब्रेक में आप लोग वॉशरूम करके आए, टॉयलेट वगैरह करके आए, पानी वगैरह पी के आइए, तब तक से नेक्स्ट फिर आएगा। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, सतत विकास लक्ष्य क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए, मनुष्य ने विकास तो करना शुरू किया, लेकिन विकास के साथ साथ उन्होंने विकास के नाम पे विनाश भी करना शुरू कर दिया, और सबसे ज़्यादा विनाश हुआ है प्रकृति का, ठीक, नेचर का, पेड़ पौधों का। तो इस कारण फिर 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ का नाम सुने, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, सब देश मिलकर इसको बनाया है। तो यूएनओ ने 2015 में एक गोल डिसाइड किया, इसको सतत विकास लक्ष्य कहते हैं। सतत विकास लक्ष्य का कहना है कि भाई विकास तो कीजिए, ठीक है, विकास करो, विकास करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा विकास करो जिससे हमारे आने वाले जनरेशन, यानी कि हमारे आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे और हमारा भी फायदा हो, ऐसा विकास करो। ठीक, मतलब ऐसा विकास जिससे वर्तमान का भी फायदा हो और भविष्य का भी फायदा हो। ठीक, इस विकास को सतत विकास कहते हैं, मतलब हमारे आने वाली पीढ़ी को कोई नुकसान ना हो हमारे विकास से, इसको सतत विकास कहते हैं। ठीक है। तो सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2015 में निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्य हैं। विकास लक्ष्य के तहत 17 को लक्ष्य प्राप्त करने को रखा गया। ठीक है, ये 17 लक्ष्य भी लिखे गए हैं लॉन्ग आंसर टाइप में, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, SDG को। इनका उद्देश्य
गरीबी समाप्त करना, जैसे कि पहला लक्ष्य है गरीबी समाप्त करना, ठीक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, ये सब काउंट करना है, टोटल 17 को है। स्वच्छ जल देना, रोजगार देना, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, इस तरह से 17 को लक्ष्य रखा गया है जिसको 2030 तक पूरा करना है सभी देशों को मिलके। भारत भी एसडीजी को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतें इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती हैं, विशेष रूप से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन, ठीक, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम, ये सब इसमें जोड़े जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में ग्राम पंचायत का क्या योगदान है। अगर आप सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत में ये आपको क्या मदद करती हैं। तो ग्राम पंचायतें स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं को लागू करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की सहायता प्राप्त करती हैं। वे स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मनरेगा जैसी योजनाओं का भी संचालन करती हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्यों का चयन किया जाता है। गरीबी कम करना, ठीक है, शिक्षा को बढ़ावा देना, ग्रामीण स्वास्थ्य, पर्यावरण, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, इन सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है। ग्रामीण शासन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो गांव पे जो शासन किया जाता है उसको ग्रामीण शासन कहता है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था मुख्य रूप से लागू होती है। ग्रामीण शासन का महत्व क्या है, वही सब क्वेश्चन है कि जन भागीदारी, विकास योजनाओं को लागू करना, पारदर्शिता, जवाबदेही। ठीक है, राष्ट्र क्या है, नेशन, तो राष्ट्र उन लोगों का समूह है जो इतिहास, संस्कृति, भाषा, परंपरा, मतलब ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है। राज्य के बारे में फिर पूछा गया, तो देखिए किसी भी राज्य को बनने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है कि जनसंख्या हो, निश्चित भूभाग हो, सरकार और संप्रभुत्ता हो। ठीक है, एक राज्य के ये 4 मुख्य तत्व हैं। संविधान, तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, बन के तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा जनता अपने सरकार का चुनाव खुद करती है। विकेंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण मतलब होता है कि पावर को बांट देना, जो सरकार के पास जो पावर है वो उसको कई चरणों में बांट देना, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को बांट देना, स्टेट गवर्नमेंट फिर वो पावर जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को बांटेगी, डिस्ट्रिक्ट वाले फिर ब्लॉक वाले को दे देंगे, ब्लॉक वाले फिर पंचायत को दे देंगे। तो इस तरह से शक्तियों का बंटवारा ही आपका विकेंद्रीकरण है। ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस सरकारी शासन को चलाने के लिए कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना ही ई गवर्नेंस है। ठीक है, ऑनलाइन सब कुछ कर देना ई गवर्नेंस है। जैसे कि पहले बिजली का बिल या फिर खेत का जो लगान होता था, लगान भरे जी आप लोग, टैक्स, ज़मीन का रसीद कटाते थे, तो पहले ऑफलाइन, लेकिन आज सब कुछ ऑनलाइन है। पहले आपको आवासीय जाति आय बनाना होता था तो ऑफलाइन करते थे, लेकिन आज सब कुछ ऑनलाइन है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब आपका ई गवर्नेंस है। रूरल हाउसिंग, रूरल हाउसिंग देखिए यहाँ पे आपका वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर आता है 15 मार्क्स वाले। पहला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण आवास का अर्थ, महत्व तथा जितने भी समस्याएं हैं उनकी विस्तार से आपको बताना है। ठीक, तो इसमें बता सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार कि इतने लोग गांव में रहते हैं, 68% लोग। फिर ग्रामीण आवास का अर्थ बताइएगा, इनकी समस्याएं बतानी है एक एक करके। ठीक है, सरकार प्रयास भी कर रही है इसको दूर करने के लिए, और निष्कर्ष फिर बताना है। ग्रामीण आवास के प्रकार, कम लागत वाले आवास की बारे में आपको इसमें बताना है। ओके, तो ग्रामीण आवास के प्रकार, कम लागत वाले आवास की अवधारणा, विशेषताएं, फिर आपका महत्व और लास्ट में निष्कर्ष। नेक्स्ट अगला आ जाता है, ग्रामीण आवास के सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं की व्याख्या करें। ठीक है, सॉरी, चलिए, तो सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, ग्रामीण विकास में योगदान, ये निष्कर्ष। नेक्स्ट आ जाता है, राष्ट्रीय आवास एवं आवासीय नीति तथा भारत की विभिन्न आवास योजनाओं की विवेचना कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आवास एवं आवासीय नीति, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और अन्य योजनाओं के बारे में भी जानना है। जैसे कि आप खुद से लिख दीजिएगा, अबुआ आवास योजना, ठीक है, इंदिरा गांधी आवास योजना या इंदिरा आवास योजना, उसके बाद अंबेडकर आवास योजना। ठीक है, अंबेडकर आवास केवल और केवल, अच्छा, एसटी और एससी के लिए नहीं, केवल एससी के लिए, सॉरी, अंबेडकर आवास योजना केवल एससी के लिए है। ठीक है,
इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य क्या है, विशेषता और महत्व के बारे में बताइए। तो इंदिरा आवास योजना के बारे में अलग से एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ओके, इसको अभी हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की संरचना के बारे में बताइए कि 3 स्तर का जो पंचायती राज संस्था है, ठीक है, जिसको बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा तैयार किया गया था, इसको नाम याद रखिएगा, बलवंत, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज संस्था से जुड़े हुए हैं। और 1957 में ये जो है सिफारिश देते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, 3 स्तर का होगा तो ज़्यादा हमारा भारत जल्दी से आगे बढ़ेगा। यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है कि भारत में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं और 6,000 से अधिक ब्लॉक हैं। भारत में कितना ब्लॉक है, 6,000 से अधिक, और 600 से अधिक जिले हैं, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 32 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधित्व हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं, ठीक है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मुखिया वगैरह ना बहुत डैंडेली करता है जीतने के बाद ना जी, हैं। आप लोग भी भविष्य में जाके कोई ना कोई तो पक्का है पॉलिटिक्स में जाएंगे, ठीक है। और नहीं जाइएगा तो मैं बोलता हूँ हमको सीएम में खड़ा होते हैं, आप लोग वोट दीजिए, हमको सीएम बनाइए झारखंड का। उसके बाद हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे एजुकेशन को, सेकंड प्रायोरिटी देंगे हेल्थ को, एजुकेशन हेल्थ एंड थर्ड प्रायोरिटी देंगे रोजगार, ठीक है। उसके बाद जितनी भी योजनाएं हैं वो सब लागू होंगी, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा मेरा एजुकेशन, ठीक। एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी देंगे, हेल्थ को सेकंड प्रायोरिटी और रोजगार को थर्ड प्रायोरिटी। उसके बाद कोई योजना लागू होगा, पहले 3 चीज़। चलिए आप लोग को दे रहा हूँ मौका, चुनाव में हमको जिताओ, सागर भैया जिंदाबाद, अब की बार सागर भैया की सरकार, ठीक है। तो 73वें संविधान संशोधन तथा उसके महत्व की विवेचना कीजिए। मजाक कर रहा हूँ। 73वां संविधान संशोधन 1992 में 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है, और इसके तहत आपको बता देना है कि यह संविधान के भाग किस में जोड़ दिया गया, 9 में जोड़ दिया गया, ठीक है। ये ग्रामीण के लिए है, भाग 10 में आपका शहरी के लिए आता है, और अनुच्छेद वगैरह भी दे दिया गया है, तो आपको याद करने में और आसानी होगा। ये 3 स्तर पे लागू होता है, ठीक, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है, जिसमें 33% और 50% महिलाओं की सीट आरक्षित होती है। चलिए डिटेल में बता दीजिएगा। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की क्या क्या भूमिका है ये बता देना है। देखिए मैं इसका पीडीएफ आपको दे दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, और अगर आप ऐप खरीद लेंगे ना तो उससे मुझे भी कुछ फ़ायदा होगा और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। मच्छरवा बड़ी काटो हो जी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये 86 पेज का पीडीएफ है, एक एक करके बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ये सतत विकास लक्ष्य के बारे में 17 का जो गोल है ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। 17 गोल्स, देखिए मैं 17 गोल्स में यहाँ पे कुछ कुछ गोल्स हैं, जैसे कि गरीबी उन्मूलन पहला गोल है, दूसरा है भूख, सभी को भूख की जो समस्या है, मतलब भूखे सोना कोई नहीं रहे, भूखा कोई नहीं रहे, स्वास्थ्य एवं कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, ठीक, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। इस तरह से 17 गो लक्ष्य, 17 गो लक्ष्य को लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर यूनिट 3 आ जाता है। इस तरह से आपका 66 पेज का पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग कर लीजिएगा सब कुछ, ठीक है। थैंक यू, बाय, जोहार। और जो भी आपका मेजर पेपर हो बीए के, मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट का नहीं अपलोड किया है, ट्राई कर रहा हूँ उनका भी अपलोड कर देने का, ओके, बाय, जोहार।